नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल यानी मृदा के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिट्टी के बारे में। हम लोग देखेंगे मिट्टी शब्द की उत्पत्ति या मृदा की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के सोलम से हुई है। किससे हुआ है? ये जो सॉइल वर्ड है ये कहाँ से डिराइव्ड किया गया, कहाँ से लाया गया है? तो लैटिन भाषा के सोलम से लाया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा के सोलम से लाया गया है। ये जो सॉइल का स्टडी ऑफ सॉइल है, मृदा का जो अध्ययन है, इसको हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। देखिए, हम इस वीडियो में एकदम काम की बातें ही डिस्कस करेंगे जिससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाए और इसके बाहर क्वेश्चन भी ना जाए और अनावश्यक चीजों को ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको बढ़िया से देखते हैं। तो स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका के मतलब सॉइल जो प्रोफाइल होता है वो कितने होते हैं? उसके 4 लेयर होते हैं, 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ए होता है, क्या होता है? ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है। क्या कौन कौन से लेयर होते हैं? 4 ए बी सी डी होता है। ठीक है ना। अब ए के भी जो है 3 लेयर होते हैं। देख सकते हैं आप, ए के कितने लेयर होते हैं? 3। A1 होगा, A2 होगा और A3 होगा। ध्यान समझिएगा मेरी बात। इसी प्रकार से जो बी लेयर होगा, बी में भी जो है क्या होगा? B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा, B4 होगा। लेकिन ध्यान समझिए, आपको इतना सब पढ़ने की, इतना सब जानने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? सिर्फ इसमें बस ये जानना है कि 4 लेयर होते हैं, ए बी सी डी होता है। उसके बाद आपको यह जानना है कि इसमें सबसे उपजाऊ लेयर कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, सबसे जो उपजाऊ है वो B2 है। क्या है? सबसे उपजाऊ जो लेयर है, परत है, वो कौन सा है? B2 है। सबसे उपजाऊ स्तर होता है कौन सा? B2। क्योंकि क्यों भैया उपजाऊ है? क्योंकि अधिकांश ह्यूमस का जो जमाव होता है वो B2 में होगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सर्वाधिक उपजाऊ स्तर कौन सा है, तो आपका आंसर B2। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक ह्यूमस कहां पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा B2। क्लियर है? अब बात किया जाए मृदा के प्रकार कितने होते हैं। ये मृदा जो है इसके कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स कितने होते हैं? तो ध्यान समझिएगा, मृदा के जो है वो 4 प्रकार होते हैं। एक जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा। कितने प्रकार की मृदा? तो 4 प्रकार के मृदा यहां आपको दिखाया गया जो महत्वपूर्ण है। ऐसे मृदा को तो 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए जितने भी महत्वपूर्ण है वो 4 से ही ज्यादातर प्रश्न आते हैं। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ये मत कहिएगा मैं 4 नहीं, होते तो 8 है। ठीक है ना। और कई जगह पे तो 16 भी होते हैं और ऊपर के लेवल पे देखा 16 होते हैं, कई किताब में 24 भी है। अच्छा, उसमें जैसे जलोढ़ की भी सब डिवीजन बताया गया, काली मिट्टी के भी सब डिवीजन होते हैं, लाल मिट्टी के भी होते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? आपको ये 4 मृदा है, जलोढ़, काली, लाल और लेटराइट मृदा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सी मृदा पाई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पे पाई जाती है जलोढ़ मृदा। अब 2 जगह प्रश्न होता है। यूपी स्पेशल वाले बच्चे जो है यहाँ पे ध्यान दे कि यूपी में सबसे ज्यादा मृदा कौन सी होती है, तो वो भी जलोढ़ मृदा जो है। उत्तर प्रदेश में भी सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा। यूपी में भी सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है, आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब पूछा जाए सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। अच्छा, यूपी में भी सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन होगा? जलोढ़ ही मृदा है। क्लियर है? भारत की सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़, उत्तर प्रदेश की सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ है। ठीक है, अब हम लोग इस जलोढ़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस और करते हैं और समझने का इसे प्रयास किया जाए कि जलोढ़ के बारे में हम लोग और देखते हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि नाम है जल लोढ़, तो जल ओढ़ के अर्थात कि जो मृदा कैसे आई हो? जल के द्वारा, नदियों के द्वारा जो मृदा बनाई जाती है या नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ कहते हैं। भारत और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे क्या पाया जाता है? जलोढ़। अभी भी हमने बताया है। और सर्वाधिक मृदा कौन सी है उत्तर प्रदेश और भारत दोनों की? सर्वाधिक मृदा क्षेत्रफल भी जो है आपकी जलोढ़ मृदा क्षेत्रफल ही क्या है? सर्वाधिक मृदा क्षेत्रफल भी है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पे भी है, सर्वाधिक उपजाऊ भी है। ये आपका ये आंसर हो जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? अभी हमने कहा नदियों के निक्षेपण से होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी के निक्षेपण से होता है, डिपोजिशन से होता है, जमाव से होता है। अच्छा, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं।
ये जलोढ़ जो मृदा है वो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। एक होता है बांगर, बांगर को ही बोलते हैं पुरानी कॉप या पुरानी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, जहां प्राचीन काल में बाढ़ आया करती थी, अभी नहीं आया करती है। ये सब गेहूं वगैरह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, गेहूं वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा खादर, खादर से आप समझते हो खाद, खाद खाद क्या है? मतलब खादर जो ज्यादा उपजाऊ है, तो वो जो बाढ़ वाला एरिया होता है वहां की मिट्टी हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और ये सर्वाधिक उपजाऊ होता है। क्या होता है? सर्वाधिक उपजाऊ होता है। किसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है? धान के लिए, फलों के लिए, सब्जियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब प्रश्न ये होती है कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस तत्व की कमी होती है और किस तत्व की अधिकता। तो जान लीजिए कोई भी मिट्टी हो, मैक्सिमम भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी ही रहती है। और हमारे यहाँ अधिकता अगर देखा जाए तो चूना मिट्टी की जो है अधिकता रहती है। इसी प्रकार से जो है हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट डेवलप होना चाहिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होगी? कमी होगी, और चूना वगैरह की क्या होता है? अधिकता। अच्छा ये जो फसल होते हैं, खाद्य फसल होते हैं, उसमें 2 प्रकार की, एक देखो एक अम्लीय मिट्टी होती है, एक अम्लीय मिट्टी होती है। तो अम्लीय मिट्टी जो होती है वो किसके लिए उपयुक्त होती है? और जो एक क्षारीय मृदा होती है, जो क्षारीय मृदा होगी, क्षारीय मृदा जो होती है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? तो क्षारीय मृदा जो होती है खाद्यान्न फसलों के लिए क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं। ये हमने बात किया जो है आपके जलोढ़ मृदा के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं लैटराइट मृदा के बारे में, जो है बात किया जाए। तो लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाएगी? भैया वहां पाई जाएगी लेटराइट मृदा जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितनी वर्षा होती है? कम से कम 200 सेंटीमीटर जहां वर्षा हो वहां पे लेटराइट मृदा पाई जाएगी। सर्वाधिक लेटराइट पूछा जाता है कहां पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए केरल में पाया जाता है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ ये ध्यान देना है, अभी हमने क्या कहा था? जलोढ़ मृदा जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था जलोढ़ मृदा में क्या होता है। जलोढ़ मृदा में आपको हमने यहाँ बताया नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती? कमी होती है, और चूना की क्या होती? अधिकता होती है। जबकि लेटराइट मृदा में क्या होता है? लेटराइट मृदा में आपको ध्यान समझने, यहाँ पे चूना की भी क्या होती है? कमी होती है। चूना की क्या होती है? कमी होती है, क्योंकि जो जलोढ़ मृदा होती है वो क्षारीय होती है, और ये मृदा क्या है? अम्लीय मृदा होती है। अम्लीय मृदा बागवानी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अम्लीय मृदा किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? अम्लीय मृदा बागवानी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जबकि क्षारीय मृदा कैसी मानी जाएगी? जो है वो खाद्यान्न फसलों के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। अब स्टेटमेंट बना के आपके सामने प्रश्न आएगा। आजकल कंसेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको ध्यान में रखना है आपको। कोई चीज सिर्फ ऐसे वन लाइनर नहीं पढ़ना है, पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, जिससे आपको हर एक बात समझ में आए। ठीक है? आप प्रश्न करने में सक्षम अपने आप को महसूस करें। अच्छा इसका निर्माण कैसे होता है? लेटराइट मृदा का निर्माण अपक्षालन की क्रिया से होता है। अब लेटराइट मृदा के बारे में प्रश्न आएगा, स्टेटमेंट बना के आ जाए। तो इसका निर्माण कैसे होगा? लेटराइट का अपक्षालन कैसे होगा? अपक्षालन, भैया ज्यादा बारिश होगी तो क्या होता है? अपक्षालन की क्रिया होगी। ठीक है? तो उससे किस मिट्टी का निर्माण होगा? तो आपको लेटराइट मृदा का निर्माण होगा। अपक्षालन की क्रिया में योगदान आर्द्र और शुष्क मौसमों का योगदान होता है। मतलब अगर कथन कारण वाले में बना के दे दिया जाए कि लेटराइट मृदा का निर्माण, लेटराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है? लेटराइट मृदा का निर्माण अपक्षालन की क्रिया से होता है। कारण दे दिया, कथन ये हो गया, कारण में दे दिया जाए अपक्षालन की क्रिया के लिए उत्तरदायी कारक आर्द्र और शुष्क मौसम होता है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और अपक्षालन का कारण भी आपको पता चल गया कि आर्द्र और शुष्क मौसम है, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। इस प्रकार से ये आपका सही हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बना दिया? लेटराइट भी पढ़ा दिया, उसके पहले हमने जलोढ़ पढ़ाया। अब हम लोग बात करेंगे लाल मिट्टी पे, बात करेंगे रेड सॉइल पे, बात करेंगे लाल मृदा पे। हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। किस पे डिस्कस करेंगे? लाल मृदा पे। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? चलिए लोहे की ऑक्साइड की अधिकता होती है भैया, लाल है, लाल में क्या होती है? ऑक्साइड की अधिकता कारण ये क्या हो जाता है? लाल होता है। तो लाल मृदा के पीछे क्या है? लोहे की ऑक्साइड की अधिकता कारण ये क्या होता है? लाल होता है। कई बार प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि लाल मृदा के क्या कारण है? तो लाल मृदा के कारण है लोहे में ऑक्साइड की अधिकता, यही कारण ये क्या होती है? लाल होती है। अब जैसे कि हमने बताया लेटराइट मृदा सबसे ज्यादा कहां पाई गई थी? केरल में। अच्छा कंपेयर करके पढ़िए, ये नहीं कि पहले पढ़ लिया। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़,
और आपके जो है केरल में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा, लेटराइट। अब लाल मृदा कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाएगी, तो आपका आंसर होगा सर तमिलनाडु में। कहाँ पे पाई जाएगी, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा ये मृदा पाई जाती है। तो आप बिल्कुल दिमाग में इस बात को रखिए कि सर्वाधिक मृदा किस क्षेत्र में पाई जाएगी, लाल मृदा, तो तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में इसकी ये कहाँ देखा जा सकता है, उत्तर प्रदेश में ये सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा भैया, सोनभद्र और मिर्जापुर में ये चीज पाई जाती है, ठीक है। तथा उत्तर पठारी क्षेत्र में भी इसे देखने को पाया जाता है, जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वहां पे भी इसे पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसके दो प्रकार हैं, उत्तर प्रदेश में इसके दो प्रकार हैं, एक को कहा जाता है परवा या पड़वा, दूसरे को बोला जाता है राकड़। मतलब लाल मिट्टी के ही प्रकार हैं क्या, परवा या पड़वा और रॉकड़, ठीक है, क्या है, राकड़। क्लियर, दो प्रकार के जो है लाल मिट्टी होती है, परवा पड़वा या फिर राकड़, ठीक है। अब कमी क्या होगी, इसमें भी वही कमी है, नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इसमें अधिकता क्या होगा, लोहांश होता, तभी तो ये लाल हो जाता है। कमी आए, आंख बंद के आपके समझियो कि नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस मार देना है आपको, कि मैक्सिमम मिट्टियों में किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस। अब ध्यान समझना, जलोढ़ मिट्टी में अधिकता किसकी थी, चूना की, ठीक है ना। अब जबकि चूना की कमी किसमें हमने बताया, लेटराइट में, ठीक है। क्लियर है, लोहांश किसमें पाया जाएगा, तो लाल मिट्टी में जो है लोहांश ज्यादा पाया जाता है। बिल्कुल आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। अगर बात किया जाए काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ, अब हम लोग पढ़ेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो काली मिट्टी के बारे में देखते हैं। तो काली मिट्टी क्या है, इसका निर्माण लावा के विखंडन से हुआ है। कैसे हुआ है इसका निर्माण, तो लावा के विखंडन से इसका निर्माण हुआ है। इसके उपनाम से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लोग ध्यान से यहाँ देखते हैं इसके उपनाम। इसके उपनाम क्या है, मतलब इसके निक नेम क्या है, तो इसे उष्णकटिबंधीय चरनोजम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहते हैं, क्योंकि दोनों का रंग क्या है, काला है। परंतु भारत में यह लावा के कारण काली है, जबकि शीतोष्ण क्षेत्रों में ह्यूमस की अधिकता के कारण, ह्यूमस मतलब जो पेड़ पत्तियों और जो जैविक चीजों के सड़ने गलने से जिसका निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ह्यूमस का निर्माण होता है। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ है, तो ह्यूमस के कारण, भारत में एक जिसके कारण हुआ है काला, उसका नाम है लावा के कारण। क्लियर हो गया। इसे कपासी मृदा कहा जाता है, इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, इसे स्वतः जुताई की मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई की मृदा कहा जाता है। इसे रेंगुर मृदा भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में इसे रेंगुर मृदा भी कहते हैं, करेल मृदा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे करेल मृदा भी कहा जाता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। अब कमी पूछे तो हमने आपको पहले ही बताया, नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस, नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस। और अगर आपसे अधिकता पूछ ले तो आपको खटाक से आंसर करना है, इसमें पोटास की अधिकता होती है। किसमें, काली मृदा में पोटास की अधिकता होती है, ठीक है। और सर्वाधिक उत्पादन किसका करता है, कपास का उत्पादन करता है। आप बिल्कुल याद रखिएगा, अधिकता किसकी होती है और कमी किसकी होती है, आपके दिमाग में बात होनी चाहिए, ठीक है। यह मिट्टी उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है, शुष्क कृषि के लिए उपयोगी होता है। किसके लिए उपयोगी है, ये शुष्क कृषि के लिए ये उपयोगी है। शुष्क कृषि मतलब जहां पे कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र के लिए काली मिट्टी क्या होती है, उपयोगी होती है। ये आपके दिमाग में ये वाली बात होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने मेन मिट्टी को जब पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा अपरदन। क्या पढ़ेंगे, मृदा अपरदन के बारे में हम लोग देखते हैं। मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन किसे कहा जाता है, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण ही क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन कहा जाता है। प्रश्न ये होता है स्थानांतरण कैसे होता है, जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, हिम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जल द्वारा, वायु द्वारा और हिम द्वारा जो है क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। अपरदन क्या मैंने बताया, मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। ये जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है और हिम द्वारा होता है। प्रश्न ये पैदा होता है, अब उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार से अपरदन होता है। देखिए मैं यहाँ पे सॉइल पढ़ा रहा हूँ और साथ ही साथ आपको कंपैरेटिव स्टडी भी कर रहा हूँ कि इंडिया के लेवल पे भी और यूपी के लेवल पे भी। ध्यान समझिएगा इस बात को कि ये इंपॉर्टेंट है कि दो प्रकार के अपरदन अपने उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। एक जलीय अपरदन कहलाता है, दूसरे को वायु अपरदन कहा जाता है। जलीय अपरदन और वायु अपरदन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश किस प्रकार का अपरदन सर्वाधिक होता है, तो नदियां बहुत है, इसलिए जलीय अपरदन सर्वाधिक होता है। अब मुख्य अपरदन कौन सा होता है, भारत का भी अगर पूछा जाए मुख्य अपरदन कौन सा है, तो पूरे भारत में भी सर्वाधिक जलीय अपरदन ही होता है।
अब प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा होता है? जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो वायु अपर्दन से क्या होता है? प्रभावित होता है। मृदा अपर्दन की समस्या क्यों है? मृदा अपरदन की समस्या क्यों है? ये मतलब इसमें मृदा अपरदन क्यों होता है, या मृदा अपरदन से कौन कौन सी समस्या जनरेट होती है? तो मृदा अपरदन से जो है उर्वरा शक्ति घट जाएगी, ऊपर के परत उड़ जाएगा, तो वहां से उर्वरा शक्ति भी क्या हो जाती है? घट जाती है। और क्या हो जाता है इससे? इससे उत्पाद कृषि की उत्पादकता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो जलीय अपर्दन होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। आजकल कंसेप्चुअल प्रश्न बन रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसका एक ट्रिक भी यहाँ पे देख लीजिए। अपर्दन से ही तीन बातें निकल गए। अ फॉर असफाल, प फॉर परत अपर्दन, र फॉर रील अपर्दन। ये तीन क्रम से अगर मिलाने के लिए कह दिया जाए कि जलीय अपर्दन के प्रकार कौन कौन से हैं, इनको क्रमशः बताइए, तो आप सबसे पहले असफाल अपर्दन होता है, फिर परत अपर्दन होता है, उसके बाद रील अपर्दन होता है। कितने प्रकार के अपर्दन होते हैं? तो होते तो और भी प्रकार हैं, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे जो है, लेकिन तीन क्रमशः प्रमुख होते हैं, असफाल, परत और रील अपर्दन होता है। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रहा है? इसका ट्रिक से भी निकल गया। अपर्दन में भी देखिए अपर्दन, अपर से ही तीन ठो बन गया, अपर्दन से ही तीन बन गया जो है। ठीक है, तीन अपर्दन से ही क्या हो गया आपके सामने बन करके आ गया। असफाल अपर्दन की बात हम लोग कर रहे हैं। असफाल अपर्दन क्या होता है? वर्षा की बूंदों द्वारा मृदा के कणों का टूट करके स्थानांतरित होना। मतलब वर्षा की बूंद गिरती है तो मृदा के कण टूटते हैं, उनका स्थानांतरण क्या कहलाता है? असफाल अपर्दन कहलाता है। क्लियर हो गया? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ये जो अपर्दन को क्रम से लगाइए, तो सबसे पहला अपर्दन असफाल अपर्दन, उसके बाद कौन सा होता है? परत। परत अपर्दन में क्या होता है भैया? मृदा की ऊपरी परत जल के साथ बह जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? परत अपर्दन। पहला मैंने बोला असफाल। असफाल में क्या होता है? वर्षा की बूंदें गिरती हैं, मृदा के कण टूटते हैं और वो बह जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? असफाल। उसके बाद मृदा की ऊपरी परत जल के साथ अगर बह जाएगी तो उसे हम कहते हैं परत अपर्दन। एक बार प्रश्न पूछा गया कि किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है? तो ध्यान समझिएगा, किसान की मौत किसे कहते हैं? तो परत अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है। अगला है रील अपर्दन। क्या है? रील अपर्दन है जब छोटी छोटी नलियां बन जाए, जब अपर्दन से क्या हो जाती है? छोटी छोटी नलियां बन जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं रील अपर्दन। अगर आपने देखा होगा, एक इसे कहा जाता है गांव में, अगर आप देखो तो जैसे आप खेत में पानी वगैरह लगा दो, तो उसमें कहते हैं नहीं, पानी बीच से कहीं ऐसे ऐसे गोल गोल होता होता ऐसे अंदर अंदर जो है पानी बाहर जाने लगता है, जिसे कहा जाता है भंवर। भंवर बोला जाता है गांव की भाषा में, इसे क्या कहते हैं? भंवर कहते हैं। तो उसमें भी नाली बन जाती है, अंदर अंदर भी नाली बन जाती है, बाहर बाहर भी नालियां बनती है। ठीक है ना? और चौथा होता है अवनलिका अपर्दन। जब नालियों का आकार बड़ा हो जाए, इसे हम बीहड़ बोल लेते हैं, तो उसे हम अवनलिका अपर्दन कहा जाता है। चंबल नदी द्वारा अवनलिका अपर्दन सर्वाधिक किया जाता है। अवनलिका अपर्दन किसके द्वारा? चंबल नदी द्वारा किया जाता है। चंबल नदी द्वारा ही बीहड़, उत्खाद या बैडलैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? बैडलैंड बोला जाता है। इसका निर्माण किया जाता है। तो आपने देखा, तो जो है आपका रील अपर्दन, उसके बाद अवनलिका अपर्दन, और पांचवें नंबर पे आ जाएगा धारा या चैनल अपर्दन आ जाता है। जब मोटी धारा के रूप में जल प्रवाहित होने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? धारा अपर्दन कहा जाता है, या चैनल अपर्दन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब मृदा अपर्दन के जो कारण है वो कौन कौन सा है? भैया पेड़ की कटाई हो रही है, इसलिए जो है मृदा का अपर्दन हो रहा है, क्योंकि जड़ें जो होती है मृदा को बांधे रखती हैं। वनस्पति आवरण में कमी, वही बात है, अगर वृक्षों की कटाई हो जाएगी तो वनस्पति कम हो जाएगा, निश्चित तौर पे जो है अपर्दन होगा। अंधाधुंध चराई, जो गाय भैंस को जो चराई होती है उससे भी क्या होता है? मृदा अपर्दन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मृदा अपर्दन को तीव्र करने वाली फसल कौन सी? एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो वो है सोधर्म। ध्यान समझिएगा, ज्वार इसी को कहा जाता है, लेकिन ज्वार ऑप्शन में नहीं रहता है, यही लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? सोधर्म। ये याद रखिएगा, सोधर्म को ज्वार कहा जाता है। यह जो है अपर्दन को तीव्र मतलब तेजी से अपर्दन करवाने के लिए उत्तरदायी होती है। तीव्र जो है अपर्दन करवाती है, उसे कौन सी फसल है? सोधर्म है, ज्वार है। गलत फसल चक्र अपनाना, इससे भी क्या होता है? जल धारण क्षमता घट जाती है, और क्या हो जाता है? उससे भी जो है मृदा अपर्दन होता है। सिंचाई गलत तरीके से करना, जैसे अभी क्या होता है, अगर आप गांव में देखिए
तो ट्यूबवेल से पानी खोल दिया जाएगा, नहर से पानी खोल दिया जाएगा, पानी भयंकर आके से एकदम बहने लगता है। इस प्रकार से मतलब गलत जो सिंचाई पद्धति है उससे भी क्या होता है, अपर्दन होता है। क्लियर है, समझ में आ रही बात? चलिए, अगर अब बात किया जाए कि भूमि को परती छोड़ दिया जाए, परती छोड़ने का मतलब क्या होता है, खाली छोड़ दिया जाए। भूमि को परती छोड़ने का मतलब क्या है कि अगर खाली छोड़ दिया जाता है, भूमि को कैसे छोड़ दिया जाए, खाली छोड़ दिया जाता है, उससे भी अपर्दन होता है। मृदा अपर्दन को रोकने के क्या उपाय किया जाना चाहिए, ये भी एग्जाम में कई बार आया है, ध्यान समझिए। मृदा अपर्दन को रोकने के लिए सस्यावर्तन मतलब सही फसल चक्र अपना करके भी जो है, और मृदा की जल धारण क्षमता इसमें बढ़ाया जाता है। सस्यावर्तन के द्वारा सही फसल चक्र अपनाया जाता है और मृदा धारण की क्षमता बढ़ाई जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, सस्यावर्तन। तो सस्यावर्तन द्वारा भी मृदा अपर्दन को रोका जाता है। वायु अवरोधक क्या होता है, वायु अवरोधक, इसमें झाड़ियों को जो है पंक्ति बनाकर लगाया जाता है ताकि वायु की गति को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। वायु अवरोधक मतलब झाड़ियों की पंक्ति लगा करके वायु मतलब भाई हवा जो अपर्दन होगा, जो वायु अपर्दन होता है उसके लिए क्या वायु अवरोधक लगाया जाए। वायु अवरोधक क्या होता है, झाड़ियों की पंक्ति लगा दिया जाए, पंक्ति लगा झाड़ियां लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वायु का अवरोध जो है करेगी और हो जाएगा। ठीक है, वायु अपर्दन रुक जाएगा। मृदा अपर्दन के लिए न्यूनतम उत्तरदायी फसलों को उगाना, जैसे क्लोवर, तीन पत्तिया घास होता है, इसको तीन पत्तिया घास बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, और इसी को कहा जाता है क्लोवर। क्लोवर लगाइए तो उससे क्या होगा, मृदा अपर्दन नहीं होगा। वेदिका निर्माण किया जाए, खासकर सीढ़ी नुमा वेदिका बनाई जाए, उससे भी मृदा अपर्दन क्या होता है, कम होता है। पट्टीदार खेती करने से मृदा अपर्दन कम होता है। समोच्च बांध बनाया जाए, ढाल के लंबवत पानी को रोकना क्या कहलाता है, समोच्च बांध बनाना कहा जाता है। इससे भी क्या होता है, मृदा अपर्दन रुक जाता है। श्रेणीबद्ध बांध बनाना मतलब पानी को रोकने के साथ साथ निकलने की प्रॉपर व्यवस्था करना, कि मान लीजिए मिट्टी बह के जाए फिर अगले जगह उसको इकट्ठा हो जाए, इसे कहा जाता है श्रेणीबद्ध बांध बनाना। ठीक है, और क्या है, समोच्च खेती करना। समोच्च खेती में भी क्या होता है, जैसे पट्टी बनाई जाएगी, एक पट्टी बनी उसके नीचे दूसरी पट्टी, ऐसे पट्टी, फिर यहां से आकर के जो है दूसरी पट्टी बनाई जाएगी, फिर तीसरी पट्टी बनाई जाएगी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे ऐसे पट्टियों का निर्माण किया जाता है इस समोच्च खेती विधि में। चलिए, तो ये था आपके जो है शॉर्ट रिवीजन कहिए, या इसमें मैक्सिमम सारा चीज कवर कर दिया गया है। मिट्टी से जो है जितने भी प्रश्न बनते हैं हमने उन सबको ध्यान में रखा है। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और आपके जो है इस पे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है उसको भी किया जाएगा।